Hello, students. Welcome to our series where we are doing UPSC previous year questions from prelims from past 20 years. And आज की सीरीज में हम 2006 के क्वेश्चंस जो हैं इकोनॉमी के सेक्शन से आज हम देखने वाले हैं। अभी तक हमने जितने भी ईयर्स कवर किए हैं, जो स्टूडेंट्स आज यहाँ नए ज्वाइन कर रहे हैं, आई वुड सजेस्ट कि अगर आप पहले की सीरीज देख लेंगे तो आपको एक बेटर पर्सपेक्टिव मिलेगा वीडियोस में। बट इफ़ यू आर हैव बीन पार्ट ऑफ यू आर पार्ट ऑफ द सीरीज ऑलरेडी और ये वीडियो आप कॉन्टिन्यूशन में देख रहे हैं, तो आई थिंक यू विल गेट अ सेंस ऑफ ट्रांजिशन कि कैसे जो है यहाँ पर यूपीएससी के क्वेश्चन जो हमें 2004-5 में कम दिख रहे थे, 2007 में फिर कुछ 7 क्वेश्चन जो हैं पूछे गए और अपवर्ड ट्रैजेक्टरी जो है अब आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम पहले क्वेश्चन से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। ठीक है, तो हम ये मार्क कर लेते हैं कि हमसे करेक्ट पूछा गया है। देन वी हैव फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट FRBMA कंसर्न्स। पहला है फिजिकल डेफिसिट ओनली, दूसरा है रेवेन्यू डेफिसिट ओनली, देन वी हैव बोथ फिजिकल एंड रेवेन्यू डेफिसिट, एंड देन वी हैव नाइदर फिजिकल डेफिसिट नॉर रेवेन्यू डेफिसिट। अब यहाँ पे अगर आप FRBM की बात करें क्लियरली यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं कि ये न्यूज़ में जो है ये नई चीज़ नहीं है। ठीक है, ये नई चीज़ नहीं है, ये पुरानी चीज़ ही है यहाँ पर। तो यहाँ पे जो थीम बना हुआ है इस पर्टिकुलर करंट अफेयर का वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अगर ये FRBM एक्ट जो 2003 में लाया गया था, इसके बारे में क्वेश्चन अगले 2.5 साल में पूछा जा रहा है, तो दैट मीन्स आपको यहाँ पे क्लियर आइडिया मिल जाएगा। जो बच्चे यहाँ पे कहते हैं कि मैम 6 मंथ्स का करंट अफेयर प्रिपेयर कर लें, तो ये 6 मंथ्स का तो टाइमलाइन नहीं है, या फिर कोई 2.5 साल पहले की बात है, कोई इंपॉर्टेंट एक्ट लाया गया है, तो अब तो ये इरेलेवेंट हो गया, उसके बारे में क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो आप यहाँ पे आपको एक क्लियर आइडिया मिल जाएगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अब आते हैं एट प्रेजेंट, आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको ये तो स्टैटिक का क्वेश्चन लगना चाहिए। ठीक है, अब ये पूछा जा रहा है कि फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट जो है वो किन किन चीज़ों को बारे में है, किन किन चीज़ों को कंसर्न करता है। तो फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट के तहत गवर्नमेंट को सिर्फ फिजिकल डेफिसिट नहीं, रेवेन्यू डेफिसिट के बारे में भी डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट करने होते हैं और इसे मैनेज करना होता है। तो यहाँ पे जो आंसर है वो ऑटोमेटिकली जो है C हो जाएगा, जिसमें हमारे पास बोथ फिजिकल एंड रेवेन्यू डेफिसिट जो है ऑप्शन दिख रहा है। FRBMA लॉ है जो एम करता है कि फिजिकल डिसिप्लिन जो है वो इंश्योर हो हमारी कंट्री में। 2003 में इसे लाया गया था ताकि फिजिकल डेफिसिट्स कम किए जा सकें और रेवेन्यू डेफिसिट्स को हटाया जा सके। ये यहाँ पे लिमिट्स प्लेस करता है सेंट्रल गवर्नमेंट की बोरोइंग्स पर, डेफिसिट्स पर और साथ ही साथ लायबिलिटीज़ पर। अब अगर हम आगे बढ़े यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं कि FRBMA जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी देता है। दिस वॉज द एक्ट दैट गिव फ्लेक्सिबिलिटी टू द सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक बोले तो हमारा RBI, कि वो इन्फ्लेशन को जो है वो मैनेज करे। अब यहाँ पे 2 टर्म्स यूज हुए हैं, फिजिकल डेफिसिट और रेवेन्यू डेफिसिट। फिजिकल डेफिसिट इज बेसिकली जब गवर्नमेंट स्पेंड करती है अपनी अर्निंग से ज़्यादा, तो मतलब गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है, टोटल एक्सपेंडिचर, दैट इज मोर देन टोटल रीसेट्स। और रेवेन्यू डेफिसिट बेसिकली यहाँ पर गवर्नमेंट की जो एक्चुअल नेट इनकम है, जब वो कम होती है अपनी प्रोजेक्टेड नेट इनकम से। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करना चाहूँगी। रेवेन्यू से रिलेटेड चाहे यहाँ पे एक्सपेंडिचर आए, चाहे यहाँ पे रीसिट्स आए, ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपके एसेट्स को इफेक्ट नहीं करती हैं। ठीक है, जो आपके एसेट्स को इफेक्ट नहीं करती है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है वो आपका रेगुलर नॉन डेवलपमेंट खर्चा है, जैसे कि गवर्नमेंट की सैलरी हो गई, गवर्नमेंट को सब्सिडीज देनी है, पेंशन देनी है। और रेसीट्स जो रेगुलर चीज़ों से पैसा आ रहा है, जैसे PSU के प्रॉफिट्स हो गए, टैक्सेस हो गए। ठीक है, तो जब यहाँ पे गवर्नमेंट के रेगुलर से आने वाला पैसा और रेगुलर खर्चे मैच नहीं करेंगे तो उधारी लेनी पड़ेगी, वो हमें फिजिकल डेफिसिट में दिखती है। ठीक है, तो यहाँ पे रेवेन्यू डेफिसिट ये दिखाता है कि यहाँ पे हमें पैसा लेना पड़ रहा है रोजमर्रे के खर्चे के लिए। तो रेवेन्यू डेफिसिट और फिजिकल डेफिसिट एज अ कॉन्सेप्ट भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। फिर आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है,
सर्विस टैक्स इज स्लैश एन डायरेक्ट टैक्स लेवीड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स लेवीड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, तीसरा डायरेक्ट टैक्स लेवीड बाय द स्टेट गवर्नमेंट एंड चौथा इनडायरेक्ट टैक्स लेवीड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। सबसे पहले तो यहाँ पे जरूरी है कि आपको डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स पता हो क्लियरली, जो कि आपके स्टैटिक का पार्ट है, राइट। इसके अलावा कौन से डायरेक्ट टैक्सेस और कौन से इनडायरेक्ट टैक्सेस है ये भी पता होना जरूरी है। तो इस समय अगर आप बात कर रहे हैं सर्विस टैक्स का, तो आई होप कि यहाँ पे जो एस्पिरेंट्स उनको पता होगा कि वो एक डायरेक्ट टैक्स नहीं है, क्योंकि सर्विस टैक्स जिस पे लगाया जाता है उससे ये आगे पास ऑन किया जा सकता है, और ये जिस पे लेवी होता है नॉट नेसेसरली वही उसे पे करे। तो जैसे सर्विस टैक्स इज इम्पोज्ड ऑन एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अ प्रोडक्शन ऑफ गुड। तो अब ये गुड जो है जब जाएगा कंज्यूमर के पास, ठीक है, तो टैक्स कौन पे करेगा? कंज्यूमर पे करेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्लियरली डायरेक्ट टैक्स नहीं है, तो यहीं पे दो ऑप्शंस तो एलिमिनेट हो जाते हैं जिसमें डायरेक्ट टैक्स लिखा है। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स है या स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स है। इस पार्ट पे जो क्वेश्चन है आपका थोड़ा सा फैक्चुअल हो जा सकता है, चाहे आप इसको करंट अफेयर के टर्म्स में लेना चाहे या फिर स्टैटिक के टर्म्स में लेना चाहे। तो यहाँ पे मैं आपको आंसर बता दूं, जो आंसर है वो है इनडायरेक्ट टैक्स लेवीड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये एक ऐसा इनडायरेक्ट टैक्स है जो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है। इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 1994 में, बट अगर प्रेजेंट के कॉन्टेक्स्ट में जैसे 2025 में आपको ये सवाल पूछा जाए तो यहाँ पे ये वैलिड ही नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी सब्स्यूम हो चुका है जीएसटी के अंदर, राइट। अब इसी पॉइंट पे हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इज द ओल्डेस्ट इंश्योरेंस कंपनी इन इंडिया, ठीक है। एलआईसी जो है वो सबसे पुरानी इंश्योरेंस कंपनी है इंडिया में। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहूँगी कि ये स्टेटमेंट जो है गलत है, ठीक है। यहाँ पे हम क्लियरली ये देख सकते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस इंडिया जो है वो सबसे ओल्डेस्ट कंपनी नहीं है, इट इज़ ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस, जिसको यहाँ पे 1818 में ही इस्टेब्लिश कर दिया गया था। तो द मोमेंट फर्स्ट स्टेटमेंट बिकम्स इनकरेक्ट, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया और ये गलत हो गया, क्योंकि इन तीनों में वन ऑप्शन है, तो आप ऑटोमेटिकली बिना बाकी दो ऑप्शंस देखे इस पे जा सकते हैं। बट हम एक बार देख लेते हैं। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड एनआईसीएल was nationalized in 1972 and made subsidiary of जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि एनआईसीएल को यहाँ पर नेशनलाइज किया गया था और जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ जीआईसी जो है उसका एक सब्सिडरी बना दिया गया था इन 1972। इसके अलावा हेडक्वार्टर्स ऑफ यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड यूआईआईसीएल इज लोकेटेड एट चेन्नई, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। तो यहाँ पे आंसर जो है हमारा 2 और 3 है। इसमें एलिमिनेशन का स्कोप था। अगेन क्वेश्चन इज नॉट करेंट अफेयर बेस्ड, फैक्चुअल यस, बट करंट अफेयर पे बेस्ड नहीं है, ये इंश्योरेंस के थीम पर बेस्ड है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन बैंक्स इज नॉट अ नेशनलाइज्ड बैंक। अब यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए और पूछे हैं कि इनमें से कौन सा वो है जो नेशनलाइज्ड नहीं है। नेशनलाइज मतलब इसका सारा स्टेक जो है वो गवर्नमेंट के पास नहीं है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है वो है सी, फेडरल बैंक। बिकॉज यहाँ पे फेडरल बैंक जो है वो एक प्राइवेट सेक्टर बैंक है और ये 1931 में इसका फाउंडेशन हुआ था और ये एक प्रोमिनेंट प्राइवेट बैंक है। इसके अलावा विजया बैंक एक नेशनलाइज्ड बैंक है। एट प्रेजेंट ये मर्ज हो चुका है बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ 2019 में, और देना बैंक भी यहाँ पे मर्ज हो चुका है इनसे। इसके अलावा कॉरपोरेशन बैंक जो है ये 1906 में बना था, ये भी नेशनलाइज्ड बैंक है और 2020 में इसको यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ मर्ज कर दिया गया था। और देना बैंक जैसा कि मैंने अभी बताया कि ये बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ मर्ज हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नाउ दिस इज अ करंट अफेयर्स बेस्ड।
फैक्चुअल क्वेश्चन, ठीक है। एक डायरेक्ट पूछा गया है, व्हाट इज इंडोनेक्स्ट, कि इंडोनेक्स्ट है क्या, सीधे सीधे पूछा गया है। विच वॉज लॉन्च इन जनवरी 2005। क्या ये एक स्कीम है या ये एक एसोसिएशन है? अ न्यू स्कीम टू प्रमोट इंडियन टूरिज्म, अ न्यू स्कीम टू प्रमोट एक्सपोर्ट ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स, एंड एसोसिएशन ऑफ नॉन रेजिडेंट्स इंडियन टू ऑर्गेनाइज प्रवासी भारतीय दिवस एवरी ईयर इन इंडिया। डी, an alternative trading platform being promoted by the Bombay Stock Exchange and regional stock exchange. So in such questions, जैसे कि मैंने पहली वीडियोस में भी कहा है कि कई लोग आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताएंगे। मैं यहाँ पे ऑनेस्टली क्लियर करना चाहती हूँ कि कुछ क्वेश्चंस जो हैं टिप्स एंड ट्रिक्स से सॉल्व नहीं होंगे। आपको या तो आते हैं या तो आपको नहीं आते हैं, आपने पढ़े हैं या तो नहीं पढ़े हैं, ठीक है। इसमें कई जगह मैंने वीडियोस में देखा है कि ये ट्रिक बताई जाती है कि जो ऑप्शंस दिए होंगे ना उसमें जो सबसे अलग ऑप्शन होगा वो ऑप्शन होगा, वो करेक्ट ऑप्शन होगा। तो यहाँ पे एक ऑप्शन इंडियन टूरिज्म का है, एक इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स का है, एक नॉन रेजिडेंट इंडियंस का है, प्रवासी भारतीय दिवस की बात हो रही है। तो आप कैसे, किस बेसिस पे आप ये डिफ्रेंसिएशन करेंगे? तो यहाँ पे आपको ना सीधा सीधा आंसर पता होना या एटलीस्ट कनेक्ट जो होना ज़रूरी है। कि मतलब मान लो आपको पता चले कि इंडोनेक्स्ट एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, तो फिर भी आपको यहाँ पे एक अप्रोप्रिएशन मिलेगा कि हाँ ये डी आंसर है। बट अगर आपको बिल्कुल ही आइडिया नहीं है, इंडोनेक्स्ट आपने पहली बार सुना है, तो आई वुडेंट सजेस्ट कि आप रैंडम टिप्स एंड ट्रिक्स पे रिलाई करें। यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है डी है, क्योंकि इंडोनेक्स्ट एक ऑल्टरनेटिव ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बनाया गया है जिसमें बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और रीजनल स्टॉक एक्सचेंज प्रमोट हो रहे हैं। और किस लिए प्रमोट किए जा रहे हैं? ताकि यहाँ पे जो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज हैं उनको यहाँ पे ये हेल्प कर सके, बेटर एक्सेस दिलवा सके, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो गया? डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। अगेन करंट अफेयर्स, स्कीम के बेसिस पे क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। स्कीम्स एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, उससे हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन देखते हैं। अंडर द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, 100 days of employment in a year to every household whose adult members volunteer to do unskilled manual work has become a fundamental right. देखो जो इसमें स्टेटमेंट में बोला गया ना रिगार्डिंग नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, वो बिल्कुल सही बोला गया है यहां तक, ठीक है। हैज बिकम अ फंडामेंटल राइट, दिस इज वेयर दिस स्टेटमेंट गोज रॉन्ग, क्योंकि ये एक्ट निकाला गया है, इससे ये एक स्टैच्यूटरी राइट बना है, इट इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। ये यहां पे स्टेटमेंट गलत हो जाता है, ठीक है। दूसरी स्टेटमेंट देखते हैं। अंडर द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, विमेन आर टू गेट प्रायोरिटी टू द एक्सटेंट दैट 1/2 of persons who are given work are given employment are women who have asked for work. Again in this statement, under this provision of act, women are supposed to get priority. That is absolutely correct, ये पार्ट सही है। बट अगर आप यहाँ पे 1/2 की बात करेंगे ना, तो यहाँ पे ये थोड़ा सा नंबर जो है वो इनकरेक्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे कहा गया है कि एटलीस्ट 1/3 बेनिफिशियरीज जो हैं वे विमेन होनी चाहिए। तो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट जो है वो भी गलत हो जाता है, और यहाँ पे आंसर जो है डी है, नाइदर 1 नॉर 2। यहाँ पे आंसर जो आपको मिलेगा वो डी होना चाहिए, इसमें ये एप्लीकेबल नहीं है। आप इसके एक्सप्लेनेशन में भी देख सकते हैं, ये इनकरेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट, consider the following statements in respect of welfare schemes launched by Ministry of Rural Development, Government of India. अब यहाँ पे बोल रहे स्टेटमेंट्स देंगे कि वेलफेयर स्कीम्स जो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट लॉन्च करती है उसके बारे में। पहला, ड्रिंकिंग वाटर फॉर रूरल एरियाज इन वन ऑफ द कॉम्पोनेंट्स इज वन ऑफ द कॉम्पोनेंट्स ऑफ द भारत निर्माण प्लान। भारत निर्माण प्लान का ड्रिंकिंग वाटर फॉर रूरल एरियाज का एक मेजर कॉम्पोनेंट है। दूसरा, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005, there is a provision that statutory minimum wage applicable to agriculture workers in the state has to be paid to the workers under the act. अब यहाँ पर पहला कंपोनेंट जो है वो स्कीम से रिलेटेड है, दूसरा भी है, बट यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स आपको पता होने चाहिए,
स्कीम के, ठीक है, कंपोनेंट्स पता होने चाहिए स्कीम के, ब्रॉडर हेड्स तो पता ही होने चाहिए। तो दिस पॉइंट इज करेक्ट। बट यहाँ पे मैं दूसरे स्टेटमेंट की बात करूँ तो ये कह रहा है कि नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट जो है वो एक प्रोविजन देता है कि स्टैट्यूटरी मिनिमम वेज जो एग्रीकल्चरल वर्कर्स की स्टेट में है वो देनी पड़ेगी वर्कर्स को एज पर दिस एक्ट। नाउ दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो यहाँ पे हमारा आंसर जो है A1 ओनली हो जाएगा। यहाँ पे क्लियरली मैंडेटेड है कि जो वेज सेट होगी वो या तो सेंट्रल गवर्नमेंट सेट करेंगे या स्टेट गवर्नमेंट सेट करेंगे, या फिर इनमें से जो भी ज़्यादा होगी वो दी जाएगी। ये नहीं बोलता है या कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है एग्रीकल्चरल वर्कर के मिनिमम एज के रिगार्डिंग, ठीक है। दीज वर द 7 मेजर क्वेश्चंस दैट वर आस्क्ड इन 2006। अब यहाँ पे आपको अगर मैं एनालिसिस के बोलूँ तो आपको यहाँ पे करंट अफेयर और स्टैटिक का एक बैलेंस नज़र आएगा, ठीक है। इससे पहले साल में भी 2004-05 में ऐसे ही प्रोमिनेंस रहे, बट आने वाले समय में ये नंबर्स जो हैं बढ़ने वाले हैं। और यहाँ पे एप्लीकेबिलिटी जो हम 1999 में 98 में 2001 में एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स की बात कर रहे थे वो आपको फिर से देखने को मिलेगा। साथ ही साथ मेजर टॉपिक्स जो हैं आपको अंडरलाइन करना इंपॉर्टेंट हो जाएगा, जैसे कि पब्लिक फाइनेंस एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक उभर के आया है इस पर्टिकुलर उसमें। स्कीम्स तो डेफिनेटली एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ही, करंट अफेयर्स आप कवर करेंगे ही। इसके अलावा मैक्रो इकोनॉमिक्स से क्वेश्चंस जो हैं पूछे जा रहे हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपके वेल प्रिपेयर्ड होने चाहिए। अगर आपके कोई डाउट्स या कंसर्न्स हैं तो आप यहाँ पर हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और ऐसी और वीडियोस और कंटेंट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू अ यूट्यूब चैनल so that you stay connected and we can deliver better. That was all from my side. Thank you so much.